बचपन से लेके अपने मरने तक आप लोग हमेशा ये बात सुनेंगे कि मां के चरणों में स्वर्ग होता है। लोगों ने जन्नत देखी नहीं, लेकिन कहते हैं कि मां का दिल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और वही जन्नत है। बच्चा चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे कितना ही अच्छा हो, मां उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, कि एक मां ने ही अपने बच्चे को मार दिया। एक मां जिसको एक लड़की पसंद नहीं थी, उसने उस लड़की को पेट में ही गिरवा दिया। ऐसी भी माएँ हैं। ये भी एक सच है, एक रियलिटी है कि जहां पर हम लोग ये बात बोलते हैं कि माँ बाप कभी भी बच्चों से नफरत नहीं कर सकते, वहां पर एक कड़वा सच, एक पहलू ये भी है कि कई जगहों पर माँ जो होती है वो अपने बच्चों से सख्त नफरत करती है। और ये नफरत जो है ना, ये नफरत एक इंसान को कितना अंधा बना दे और किस हद तक लेके चले जाए, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसको आप नाप नहीं सकते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही नफरत से रिलेटेड है जिसने सोनू और उसके परिवार को पूरा तहस नहस करके रख दिया। एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती सोनू की, उसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बर्बाद किया, बल्कि बात उसकी जान तक आ गई। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बेसिकली सोनू और उसका परिवार, ये लोग कानपुर से बिलोंग करते थे। वहां पर ये लोग रहते थे और इन लोगों का काफी नाम था कि भाई सोनू की फैमिली जो है ये काफी अच्छी है। सोनू के घर वाले उसी लोकेलिटी में रहते थे और उन लोगों का प्लान बन रहा था कि वो लोग अपने घर से इधर मूव कर जाएं, क्योंकि वो घर जो था वो छोटा पड़ रहा था। एज वेल एज सोनू के जो पापा थे वो काफी अच्छा कमा रहे थे। सोनू की मदर जो थी उसको कभी भी अपने बच्चे से कोई नफरत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, बहुत प्यार करती थी वो सोनू से। सेम गोज टू हिज फादर एज वेल। इकलौता लड़का था और सब कुछ उसका ही था, तो इकलौते लड़के को लाड़ प्यार से बहुत पाला था उन्होंने। अब बात आ गई थी नए घर में मूव करने की। उन्होंने यहाँ पर कुछ 2-3 लोकेलिटीज को छोड़ करके एक नया घर ले लिया और वो घर जो था वो काफी बड़ा था। इसी के साथ साथ उस घर के आसपास काफी हरियाली थी और उस घर के आसपास ज्यादा घर नहीं थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई आज के जमाने में इतनी हरियाली ना तो देखने को मिलती है, और अगर ऐसी जगह पर हम रहेंगे तो हेल्थ तो जो है वो अच्छी रहेगी। वो लोग वहां पर मूव कर गए। दिक्कत उस घर में कुछ नहीं थी। पूजा पाठ करवाया गया, गृह प्रवेश करवाया गया, जैसे हर एक आम फैमिली करवाती है। पंडित ने कहा सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत जो थी वो उसके साथ वाले घर में थी। साथ वाले घर में क्या दिक्कत थी कि एक अफवाह फैली थी कि भाई ये घर जो है ये हॉन्टेड है, यहाँ पर एक आत्मा का बसेरा है और वो आत्मा ऐसी है कि अगर आप उसको बुलाओगे तो वो आ जाएगी, लेकिन वो आपके साथ कितना बुरा करे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने उसको देखा नहीं था, कोई चीख चिल्ला कभी भी उस घर से आता नहीं था, बस एक अफवाह थी, मन घड़ंत कहानी, क्योंकि बहुत वक्त से वो घर खाली पड़ा था। तो यही किस्से शुरू हो गए कि भाई 40 दिन से ज्यादा तो अगर घर खाली रहे तो उधर तो जिन्न आ जाते हैं, मकान तो सालों से बंद है। तो ये सारी बातें फेमस होने लग गई और एक की 4 बातें होने में वक्त लगता ही नहीं। सोनू और उसका परिवार उस नए घर में खुशहाली से रह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सोनू को ऐसा लगता था कि वो जो घर है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये उसके मन का वहम भी था। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक चीज को सोचेंगे ना कि यार इधर वो चीज है, इधर ऐसा होगा, इधर वैसा होगा, तो सचमुच आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई इधर कुछ है, ये जो कमरा है ये हॉन्टेड है, या ये घर जो है हॉन्टेड है। सोनू की उम्र की बात करता हूं, उसकी उम्र थी 15 साल। टीनेजर था, हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे और इस वक्त पे जो ये भूत प्रेत के किस्से होते हैं ना, ये बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, लोगों को बहुत मजा आता है। तो सोनू ने सोचा क्यों ना उस घर में जाऊं और उस घर में जाकर के उस आत्मा से बात करूं। अब उसे ये तरीका तो नहीं पता था कि आत्मा से किस तरीके से बात करते हैं, तो उसने अपने 2-4 दोस्तों को बुला लिया और उसने कहा एक काम करते हैं, सुनने में आया कि अमावस्या की रात में, रात के कुछ 3 बजे अगर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाए तो उसके चलते जो भूत है ना वो देखने को मिल सकता है, और अगर वो दिख जाए तो भाई मजा आ जाएगा, कम से कम भूत तो देख पाएंगे।
दोस्त भी वैसे ही थे, दोस्तों ने कभी कहा हाँ यार चलो करते हैं, और बच्चे इस उम्र में ऐसा करते ही हैं। सोनू के पेरेंट्स को ऑन द अदर हैंड इसकी कोई खबर नहीं थी। अमावस्या की रात आई, सोनू ने अपने पेरेंट्स को कहा पापा मैं जो हूं ना इधर नवीन के घर जा रहा हूं, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, लेट नाइट हम लोग स्टडी वगैरह करेंगे, तो मैं कल ही आऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उन्होंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सभी लोग उसी लोकेलिटी के थे, जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने 2-4 इधर जो थे गलियां छोड़ करके ही वो मकान लिया था, तो पुराने लोगों से भी कांटेक्ट तो था ही, और ज्यादा दूर पुराना घर था भी नहीं, तो वही पुराने दोस्त थे जिनको वो बचपन से जानता था। उनको बोला रात के 2:30 बजे वहां पर आ जाना और 3 बजे रिचुअल शुरू कर देंगे। वो लोग भी पहुंच गए, रिचुअल शुरू किया गया। रिचुअल में अब उन्हें ये नहीं पता कि रिचुअल करें क्या, रिचुअल भी तो होना चाहिए। तो यहां पर किसी ने कहा एक काम करते हैं, एक मोमबत्ती ले लेते हैं, शीशे के सामने जाते हैं और वहां पर जाकर के ना हम लोग ब्लडी मैरी का खेल खेलते हैं, क्या पता ब्लडी मैरी के खेल से ब्लडी मैरी आ जाए। अब आप लोगों ने पता नहीं इसके बारे में कितना सुना है कितना नहीं, लेकिन एक बात बहुत फेमस है कि एक औरत है ब्लडी मैरी, अगर रात के 12 बजे या रात के 3 बजे बिल्कुल घर के सन्नाटे के अंदर सारी लाइटें बंद करके उसको बुलाया जाए तो ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देगी आपको। 3 बार आपको उसका नाम लेना है, कोई रिचुअल नहीं है। ये एक बात फेमस थी और अभी भी काफी फेमस है, आज से कुछ 10 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा फेमस थी ये बात। आपको 3 बार उसका नाम लेना है, वो आएगी और उसके बाद में वो आपको मार डालेगी। YouTube पे भी ऐसी बहुत सी फेक वीडियोस सर्कुलेट हो चुकी हैं कि इस आदमी को ब्लडी मैरी ने मारा। ऑल्दो आज तक किसी ने ब्लडी मैरी को नहीं देखा, देखा भी है तो कई लोग उसको सिर्फ मनगढ़ंत किस्सा ही बताते हैं। उन लोगों ने भी यही ट्राई किया। एंड एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ 10 साल पहले मेरे और मेरे दोस्तों ने भी ये प्लान किया था कि हम लोग भी ब्लडी मैरी को बुलाएंगे, और उसका एक घर था, तो उस घर में हम लोगों ने प्लान किया था कि 4 कमरे थे बेसिकली, चारों कमरों के अंदर बिल्कुल अंधेरा और चारों कमरों में एक एक शीशा, 4 दोस्त खड़े हो जाएंगे मोमबत्ती लेकर के। उस वक्त मैं स्कूल में था, तो यही सब कुछ प्लान चल रहा था। एंड ऑल्दो वो किसी ने किया नहीं, बट मेरे जो बाकी के 3 दोस्त थे उन्होंने उसके बाद में उसको किया था, कुछ 2 साल बाद, आई गेस 2015-16 में उन्होंने किया था उस चीज को। एंड कोई ब्लडी मैरी नहीं आई थी, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और ये सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा ही बन के रह गया। मेरा यही मानना है कि ये मनगढ़ंत किस्सा ही है, बट कई लोगों का सच भी मानना है। ऑल्दो मैं अब स्टोरी पे वापस आता हूँ। तो उन्होंने ब्लडी मैरी को बुलाया, ब्लडी मैरी तो नहीं आई। वो लोग हंस पड़े कि यार क्या बकवास की बातें हैं। और उसके बाद में एक ने बोला, नवीन ने बेसिकली बोला कि यार एक काम करो, ब्लडी मैरी को ना एक न्योता दो और उसको कहो कि अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो आओ और हमें मार डालो, और हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा करोगे तो वो आ जाती है। ऐसा ही हुआ, उन्होंने ये भी करके देखा, बट ब्लडी मैरी नहीं आई। तो वो लोग हंस पड़े इस चीज को लेकर के। मैं जैसे आपको अपनी कहानी बता रहा था, उसमें भी ऐसा ही था। मेरे दोस्तों ने भी कहा था कि चारों दोस्त अलग अलग कमरे में जाकर के बोलेंगे तो किसी को तो सुनाई देगी वो बात, किसी के सामने तो आएगी ब्लडी मैरी, बट किसी के सामने नहीं आई थी। एंड उन्होंने यही कहा था कि ब्लडी मैरी हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और चाहो तो हमें मार दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक नंबर है, कहा जाता है कि ये डेविल्स नंबर है, इस पे कॉल करके देखते हैं। उस पे भी कॉल किया गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ में एक ने बोला कि यार एक चिट बनाते हैं, उस चिट पे ना हम लोग विश लिखते हैं कि हमें ये चाहिए, क्या पता उससे आत्मा आ जाए। वो भी करके देख लिया। यहाँ पे सर्कल बना लिया, नींबू मिर्ची भी लाए थे वो लोग। रिचुअल तो पता नहीं था उनको कुछ भी, नींबू मिर्ची भी लाए थे और ये सब कुछ भी करके देख लिया। वहीं पर अपने हाथों से वीजी बोर्ड बना लिया, ओइजा बोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसको भी करके देख लिया। वो आत्मा नहीं आई, किसी भी तरीके से वो आत्मा नहीं आ रही थी। सारे दोस्त हंस पड़े क्योंकि उनको मालूम था वहां पे कुछ नहीं है, अफवाह ही है। वो तो बस अफवाह के चलते आ गए थे। इसके बाद में जो यहां पर बेसिकली सोनू था, उसने कहा यार ऐसे तो ये आत्मा नहीं आएगी, हमें एक काम करना चाहिए। मैंने बेसिकली कहीं पढ़ा है कि अगर किसी आत्मा को बुलाना हो ना तो उसे सच्चे दिल से याद करो। अगर वो सचमुच उस जगह पर होगी तो उसकी मौजूदगी का एहसास हो सकता है, और ये कोई मजाक नहीं है। सोनू की बात सब लोगों ने सीरियसली सुनी और उन्होंने कहा भाई तू ये भी करके देख ले, बट सीरियसली तू ही बैठियो देख, हम लोग तो बैठेंगे नहीं। सोनू ने कहा देखो
अगर करना है तो सारे एक साथ करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। बाकी तुम लोग बताओ, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है। उन सभी दोस्तों ने कहा अब सभी आए हैं तो भाई लास्ट ट्राई इस पे भी कर लेते हैं। सब लोगों ने यही सोचा कि किसी भी स्पिरिट को याद किया जाए, लेकिन किसको याद करे ये उन्हें नहीं पता था। और ये चीज तभी काम करेगी जब वो सचमुच जगह हॉन्टेड हो, ये उन्हें पता था। सब लोगों ने यहां पर याद करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और किसको बुलाएं। सोनू ने एक बात कही, एक काम करो, सच्चे दिल से बस ये बात बोलो कि जो भी इधर आत्मा है, हम तुम्हारे सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। अपने जिस्म और अपनी आत्मा हम तुम्हारे नाम करते हैं। तुम आओ और हमारे ऊपर राज करो। तुम अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवाओ। अगर तुम सचमुच यहां पर हो तो बताओ, कोई संकेत हमें दो। आपने देखा होगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब होते हैं, ये लोग भी यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंडिया के भी हैं, वो जाते हैं तो यही बात बोलते हैं कि यहां पर कोई है जो हमसे बात करना चाहे या अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहे। अब वो अगर फेक वीडियो होती है तो जबरदस्ती भूत डाले जाते हैं, या फिर अगर रियल वीडियो होती है तो थोड़ा बहुत उन्हें कुछ मालूम चलता है। उन लोगों ने इस बात को 3 बार बोला और सोनू के साथ साथ रिपीट किया। जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, उन्हें लगा अब कुछ हवा वगैरह चलेगी, मोमबत्ती बुझेगी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब लोगों ने अपने हाथ छोड़ दिए और वापस हंसने लगे। तो सोनू के साथ में यहां नवीन बैठा था, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। सोनू उसको देखते हुए बात कर रहा था। कुछ 2-3 मिनट बीते और उसके बाद नवीन ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन उसके बाद में सोनू को दोबारा से फील हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। सोनू ने नवीन को बोला, हाँ बोल क्या कह रहा है। वो सामने देखते हुए अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा था। हाँ नवीन बोल क्या कह रहा है, क्योंकि तू उसने कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तो तूने मेरे कंधे पर क्यों हाथ रखा। उसने नवीन की तरफ देखा। नवीन तो उससे दूर बैठा था, बल्कि उसने तो अपनी जगह भी बदली हुई थी। वो तो दूसरी जगह पर चला गया था। उठते बैठते आदमी चला ही जाता है, बात करते करते इधर का उधर। सोनू को बड़ा अजीब लगा, लेकिन डर नहीं लगा। उसको लगा कि ये प्रैंक कर रहा है, इसने पक्का मेरे कंधे पर हाथ रखा होगा और उठ करके जानबूझ के वहां गया होगा। होता है कई बार ऐसे लोग करते हैं। तो उसने सोचा इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं, तो यही सब कुछ लगा। लेकिन इतने में जो सोनू का दूसरा दोस्त था, जो जिससे वो बात कर रहा था अभी, उसने कहा सोनू तेरे पीछे एक औरत खड़ी है और वो तुझे बुरी तरह घूर रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। वो दोस्त जो था उसकी मैं नेचर बता देता हूं। उसका नाम था यहाँ पे प्रवीण। प्रवीण ऐसा था कि वो इन सब सिचुएशंस में मजाक नहीं करता था, वो कर ही नहीं सकता था। वो जो भी बात बोलता था वो झूठ नहीं होती थी। उसने कहा तेरे पीछे औरत खड़ी है और वो तुझे ऐसे घूर रही है मानो कि वो तुझे जान से मार दे। और मुझे वो साफ दिखाई दे रही है। लंबे खुले बाल हैं उसके, आंखों में उसके खून है और उसने यहां पर साड़ी पहन रखी है, कोई नीले रंग की। बस इतनी उसने बात बोली। सोनू ने पीछे मुड़ के देखा तो ना तो कोई औरत थी और ना ही उसका कोई एहसास। बात आई गई सी हो गई। सभी लोग हंस पड़े और चले गए। उन्होंने प्रवीण को भी कहा, प्रवीण हम लोग इतनी देर से सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इसके साइड इफेक्ट हैं, तू टेंशन ना ले और अब इस बात को आया गया सा कर दे। उसने भी बात को सीरियसली नहीं लिया और बात आई गई सी हो गई। 1-2 दिन बीते होंगे, बड़े सुकून से वो 1-2 दिन बीते थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये 1-2 दिन जो है यही बस सुकून की आखिरी घड़ी है। 1-2 दिन के बाद में सोनू का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया। मैं आपको बताऊं, जैसे उसका बिहेवियर ऐसे नहीं कि कंप्लीटली एकदम से चेंज हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे कि अगर उसको आलू की सब्जी पसंद थी सबसे ज्यादा, तो अब उसको आलू से नफरत हो गई। ये सिर्फ शुरुआती सिम्टम था। इसके बाद में ये सिम्टम डे बाय डे बढ़ता चला गया। मैं शुरुआती सिम्टम्स की बात यहां पर नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूं आपको कि जैसे उसको शुरुआत में यहां पर काफी ज्यादा जो थी मैगी पसंद थी, मैगी वो काफी खाता था। अब उसे मैगी से चिढ़ हो गई थी। दिन प्रतिदिन ये चीजें बढ़ती चली गई और एक वक्त को तो आलम ऐसा आ गया कि वो लड़का यहां पर दीवार खाने लगा। दीवार को देखता तो उसे यहां पे चबाने की कोशिश करता। तो ये जो चीज थी ये पागलपने के सीधे लक्षण थे।
ऐसा नहीं दिखाता था वो कि उसके ऊपर काला जादू हो रखा है या फिर वो जमीन पे उल्टा पड़ा हुआ मिला है या फिर उसकी जो बॉडी है यहाँ पे सिकड़ी हुई पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन रात में अचानक डर जाया करता था, रात के कुछ 2-2:30 बजे उठ जाया करता था और छत पर जाकर के हमेशा उस घर को घूरता था और कभी कभी तो अपने घर में भी नहीं मिलता था। रात भर वो गायब रहता था, कहां चला जाता था किसी को नहीं पता। यही सब चीजें जो थी उसके साथ में चल रही थी। तो जो सोनू की मॉम थी इधर, उनका नाम था यहाँ पर विनीता। विनीता जो थी वो इन चीजों में काफी समझदार थी। उन्हें समझ आ चुका था कि लड़का जो है वो ठीक नहीं है और ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कराया हो और वो काला जादू करवाने वाले जो हैं उनको भी वो जानती थी, क्योंकि उन लोगों से काफी लोग जो थे चिढ़ते थे और उनकी फैमिली के अंदर ही रिलेशंस ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो उन्हें लगा कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा, मामा चाचा वगैरह ने, लेकिन डायरेक्ट जाकर के किस पे ब्लेम करें। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि मैं जो हूँ यहाँ पर किसी पंडित से बात करती हूँ, क्योंकि सोनू की जो हालत है ये दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। अब वो कमजोर भी हो रहा था, क्योंकि खाना वो ज्यादा खाता नहीं था, कमजोर वो हो रहा था और वो जानती थी कि अभी ये कमजोर हो रहा है, बाद में दिन प्रतिदिन इसकी तबीयत और खराब होती रहेगी, फिर ये अपने नखून को भी उखाड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काला जादू के बारे में जानती थी। उन्हें मालूम था कि उसकी स्टेजेस आगे किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। ये पानी से डरेगा, इसको सांप बिच्छू दिखाई देंगे, हवा में देख करके बातें करेगा किसी से और कभी कभी तो अपनी जान लेने की भी कोशिश करेगा। उनको ये चीजें मालूम थी और ये भी मालूम था कि एंड रिजल्ट ऐसा होगा कि जब ये अपनी जान सचमुच दे देगा और इस तरीके से जो काला जादू है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो पंडित पे गई और पंडित पे जाकर के उन्होंने ये सारी बात बता दी। पंडित आया, उसने तहकीकात करी लड़के की और जब उसने लड़के को देखा तो उसने कहा लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल है, लड़के में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको ये चीज क्यों लग रही है कि इस लड़के के ऊपर काला जादू हो रखा है? उन्होंने कहा ये ऐसी ऐसी हरकतें करता था। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि लड़के को कोई ट्रॉमा हो, कोई बात हो जो ये मन में दबा करके रखी हो इसने, बाकी काला जादू तो नहीं लग रहा। और इसके फादर जो है, क्या उन्हें ये सब चीजें महसूस होती हैं? तो जो उसके फादर थे उनके सामने ताज्जुब की बात है, सोनू बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता था, सिर्फ अपनी माँ के सामने ऑड बिहेव करता था। और उनकी माँ जो थी उन्हें ही वो रात में सोनू घर पे दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उनकी आदत थी वो रात में थोड़ा बहुत उठ जाया करती थी पानी वानी पीने के लिए। तो सोनू के कमरे में जाकर के देखती थी तो सोनू नहीं होता था। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को ये बात बताती थी कि सोनू घर पे मिसिंग है और 1-2 दिन से मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो घर पे नहीं है, तो उन्होंने रात में जग करके जब देखा तो सोनू घर पे ही मिलता था, ना उसकी तबीयत डाउन थी और उनके सामने वो ऐसे बिहेव करता था जैसे वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो शक था ये यकीन में बदलना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि उनकी मॉम को, विनीता को ये चीज लग रही थी कि पक्का ये काला जादू ऐसा है जो लड़के को तड़पा तड़पा करके मारेगा। पंडित ने कहा मैं इधर कुछ हवन वगैरह करवा देता हूं और अगर कोई इधर काला जादू होगा भी तो वो चला जाएगा। उन्होंने हवन वगैरह करवाया यहाँ पे और नॉर्मल लड़के को टीका वगैरह लगवाया। लड़का बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा था, क्योंकि दिक्कत काले जादू की थी ही नहीं। अगर काले जादू की दिक्कत होती तो ये चीजें जो होती ये अपने आप सामने आ जाती। एक इंसान को अगर कैंसर हो और आप उसको बुखार की दवाई दें तो वो चीज काम थोड़ी करेगी। ऐसा ही था, उस लड़के के ऊपर पोजेशन था, काला जादू नहीं था। उनकी मॉम काला जादू समझ रही थी और पंडित भी सिर्फ यहीं तक सीमित रहा, उसने ज्यादा पत्ते खोले ही नहीं। अगर वो सचमुच यहां पर थोड़ी तहकीकात करता तो आज सीन कुछ और हो सकता था, शायद हो सकता था, कंफर्म अभी भी नहीं। ये बात हो गई। इसके बाद में उनकी मॉम बिल्कुल टेंशन फ्री, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरे मन का ही वहम होगा, मैं ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली अपोजिट हो गई। अब जो उनकी मॉम थी, सोनू की मॉम, उनकी तबीयत यहां पे खराब रहने लगी और उनकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि उनको देख करके कोई भी ये बात समझ जाए कि इनके ऊपर तो काला जादू हो ही रखा है। वो अपने बेड पर जब सोती थी तो वो अगर इस पोजीशन पर सोई है, उनका सर इधर है, तो अगले दिन जब वो उठेंगी तो उनका सर इधर होगा अपने आप। ये उनके हस्बैंड इस चीज को नोटिस करते थे, जिन्हें अब तक घर में कुछ भी एबनॉर्मल महसूस नहीं हुआ था। इसी के साथ साथ वो ये देखते थे कि सोनू की मॉम की बॉडी पूरी ठंडी पड़ी रहती थी, पूरी ठंडी, और जब
थर्मामीटर में टेम्परेचर नापा जाता था तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आता था, लेकिन बॉडी उनकी ठंडी पड़ी रहती थी। घर में वो दीवारों से बातें करती थी और ये चीज लिखती थी कि मैं इसे मार दूंगी। किसे मार दूंगी, क्यों मार दूंगी, ये किसी को नहीं पता, बस मैं इसे मार दूंगी, ये वो चीज लिखती थी। उनकी बॉडी अकड़ी हुई पड़ी मिलती थी, कभी कभी अकड़ी हुई पड़ी मिलती थी और कभी कभी ऐसे जैसे कोई इंसान को आप कॉफिन में लिटाएंगे तो वो कैसे लेटेगा, ये चीजें उन लोगों को दिखाई देती थी। वो नहाती नहीं थी, उनको लगता था कि अगर वो नहाएंगी तो वो पानी में डूब जाएंगी। इसी के साथ में वो कहती थी ये जो दीवारें हैं ना, इनके अंदर छेद है और इन छेदों में से बहुत सारे कॉकरोच निकल करके आ रहे हैं और वो कॉकरोच मेरे सर पे आकर के मेरे पे अटैक करना चाहते हैं। ना तो दीवार पे कोई छेद था और ना ही उनके घर में कोई कॉकरोच। उनके हस्बैंड को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये जो चीज है ये पक्का काले जादू की ही है और उस पंडित के बस की ये बात थी ही नहीं। वो दूसरे पंडित पे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जो सोनू है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो काफी बदले बदले से, जैसे वो किसी चीज को छुपा रहा हो। सोनू से उन्होंने पूछा, बेटा कोई ऐसी बात है या फिर कोई ऐसी चीज तूने करी है जो यहां पर तुझे नहीं करनी चाहिए थी, या तुझे कुछ मालूम हो तो मुझे बता जरूर। अगर तू नहीं बताएगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि तुझे कुछ पता है, तेरी माँ की तबीयत अचानक ऐसे खराब कैसे हो गई, पहले तो तेरी खराब थी इनके हिसाब से। पंडित ने यहां पर कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ऐसे तबीयत तो खराब नहीं हो सकती, तू मुझे बता बात क्या है। सोनू ने कहा, पापा कोई बात नहीं है। दरअसल सोनू सच बताना चाहता था, सोनू सच बताना चाहता था, लेकिन सोनू इधर एक अलग ही डिलेमा में फंसा हुआ था। उसको कानों में आवाज आती थी एक औरत की और वो कहती थी कि अगर तू यहां पर सच बताएगा ना तो तेरा बाप भी मरेगा, मां तो तेरी मरेगी ही, ये तो मरेगी क्योंकि ये मुझे यहां से भगाना चाहती है, ये तो मरेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर तू अपने बाप को सब कुछ सच बताएगा तो तेरा बाप भी मरेगा। अगर तू अपनी जान और अपने बाप की जान बचाना चाहता है तो सच मत बताइयो। उसने सच नहीं बताया। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, बाप और बेटे में यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी। वाइफ जो थी वो सो रही थी, हस्बैंड अपनी वाइफ के पास में गया, उसके सर को उसने ऐसे छू करके देखा कि कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है और उसको पुचकारने लगा। रो भी रहा था वो कि अचानक से मेरे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया, और मैंने तो यहाँ पर कुछ अजीब करा भी नहीं, भगवान में मानने वाले हम लोग हैं। अभी ये तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ यज्ञ वगैरह करवाया था, उससे पहले गृह प्रवेश, तो ये सब कुछ हो क्या रहा है। अपनी वाइफ के उसने सर पे हाथ रखा और यहाँ पर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि घर में आखिर क्या दिक्कत है, लेकिन जो भी दिक्कत है मैं इसका समाधान निकाल के रहूंगा। उनकी जो वाइफ थी वो सोती नहीं थी, उनको अब स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती थी, और स्लीपिंग पिल्स जो थी ये डॉक्टर ने कहा था कि इनको एक नहीं 2 देनी पड़ेंगी, जो भी उधर स्लीपिंग पिल होगी। यकीन मानो उन्होंने कुछ यहां पर 2 घंटे पहले स्लीपिंग पिल खाई थी और 2 घंटे के अंदर अंदर इंसान बहुत गहरी नींद की स्टेट में होता है। जब उन्होंने ये बात बोली ना, और इसी के साथ में उन्होंने ये बात और भी बोली थी कि मैं अपने परिवार पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, ये सारी बातें जब उन्होंने बोली, इसके बाद में अचानक से उनकी वाइफ हंसने लगी। उनकी आंखें बंद थी, बंद आंखों के साथ में वो हंसने लगी। पहले तो हल्के हल्के, फिर मुंह खोल के बहुत तेज तेज वो हंसने लगी, और अचानक से वो बेड से उठ करके बैठी और अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, तू बचाएगा अपने परिवार को, तेरे में है हिम्मत, तू क्या कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे सच भी पता चल गया तो भी तू कुछ नहीं कर सकता। और इतने में उसने यहां पर अपने ही बेटे को देखा, घूर करके विनीता ने अपने बेटे को देखा और बेड से वो उठी। उसकी टांगे वगैरह बहुत कमजोर हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो गई थी वो कि वो उठ भी नहीं पाती थी, खाना वगैरह ज्यादा खाती नहीं थी। वो उठी और अपने लड़के को मारने के लिए भागी, लगभग गर्दन पकड़ ही ली थी। वो तो किसी तरीके से जो सोनू के फादर थे उन्होंने उनको रोका और यहां पर बेड पर उनको बांध दिया और सोनू को कहा, सोनू अभी की अभी हमें यहां पर किसी अच्छे पंडित को बुलाना होगा, नहीं तो हालत बहुत बिगड़ जाएगी और तुम घर में अकेले नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो।
सोनू चला गया अपने फादर के साथ में। सोनू से उसके फादर लगातार यही बात पूछ रहे थे कि बेटा सच बता दे, आखिर सच क्या है। तो उसने एक बार को ट्राई भी किया रास्ते में जाते हुए कि वो सच बताए। उसने कहा भी, पापा मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने ना, बस उसने इतना बोला कि इतने में उसने देखा कि एक जो ऑटो है वो लगभग उसके फादर को टच करते हुए वहां से चला गया, और उस ऑटो वाले ने उसके फादर को गाली भी दी, और वो जो टच था वो कोहनी पर हुआ था और कोहनी से खून भी निकलना शुरू हो गया था। तो सोनू के लिए इंडिकेशन काफी था कि यहां पर अगर मैं सच बताऊंगा तो मेरा जो परिवार है वो खत्म हो जाएगा, मैं ये चीज जो है ये सहन नहीं कर सकता। उसके फादर ने कहा, हाँ बोलो बेटा, आगे क्या हुआ, क्या करा था तुमने? कह रहा, पापा कुछ नहीं, हम लोगों ने ना बस एक बार ऐसा सोचा था कि भूत बुलाएंगे, बस यही बात थी और बाकी कुछ नहीं। झूठ उसने बोल दिया, बात पूरी बताई नहीं। फादर ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं। वो यहाँ पर पंडित पे गए और पंडित को बुला करके लाए। पंडित को उन्होंने सारी बात बता दी कि बाबा ऐसी ऐसी बात है और ये सब कुछ हो रखा है, हमने पुराने पंडित से कंसल्ट किया था। तो पंडित ने कहा, वो पंडित कोई ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर ही हो, मैं उसे जानता हूं, वो पंडित अच्छा है, शक्तिशाली भी है, लेकिन आखिर उसे समस्या का समाधान क्यों नहीं मिला? चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ और मैं देखता हूं कि किस किस्म का वो काला जादू है, मुझे पहले उस शख्स को देखना होगा। वहां पर वो लोग गए और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि जो उनकी वाइफ है वो बेड से आधी बंधी हुई है। पहले तो पूरी वो बांध करके गए थे, सोनू के फादर उनको अच्छे से बांध करके गए थे इधर रस्सियों से। उन्होंने देखा कि वो आधी बंधी हुई है, आधी बॉडी उनकी बेड से नीचे लटक रही है, सिर्फ पैर वाला जो एरिया है वो बंधा हुआ है रस्सियों से और आधी बॉडी उधर लटक रही है। इसी के साथ में जो हाथ की रस्सी थी वो टूट गई थी। किस तरीके से टूटी किसी को नहीं पता, वो रस्सी टूटी हुई थी। मुंह उनका खुला हुआ था और मुंह अंदर से पूरा काला था। इसी के साथ साथ जो उनकी जीभ थी वो उधर थी ही नहीं, जीभ किसी ने काट दी थी। आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, बाल बिल्कुल खुले हुए थे और यकीन मानो वो औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं दिख रही थी। वो बहुत भयानक मौत मरी थी। इसी के साथ में उनके इधर फेस पर भी काफी ज्यादा मार्क्स थे, जैसे किसी ने उनको बहुत मारा हो, बहुत पीटा हो। पंडित ने कहा, यह किसी काले जादू के लक्षण नहीं है, काला जादू इस तरीके से काम नहीं करता। काले जादू में कोई आकर के इधर मारेगा नहीं, मुक्के नहीं मारेगा, आदमी पागल हो करके मर जाएगा। ये बात जरूर सच है, लेकिन ये काला जादू नहीं। उन्होंने कहा कि फिर क्या दिक्कत है? पंडित ने कहा, जरूर इस घर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर आपने जाने अनजाने में कोई ऐसा काम कर दिया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। सोनू के फादर ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, ये बात तो सच है। उन्होंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई बात तो है, कोई तो ऐसी बात है जिसके चलते एक ऐसी आत्मा आपके घर पे आ गई है जो यहां पर आपका बहुत बुरा करना चाहती है। मुझे बात की जड़ तक जाना ही होगा। इतने में सोनू के फादर, उनका नाम हरीश था, हरीश से उन्होंने कहा, हरीश आप कुछ जानते हैं, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज किसी ने करी हो जिसके चलते कोई शख्स यहां पर आ गया हो, कोई बिन बुलाया मेहमान? तो हरीश ने कहा, देखिए ये जो साथ वाला घर है ना, इसके बारे में एक अफवाह फेमस है कि ये जो घर है ये हॉन्टेड है, और ये अफवाह के बारे में तो आप भी जानते ही हैं। पंडित ने भी कहा, हाँ ये सुनी सुनाई अफवाह है, और मैंने तो कभी किसी को सुना नहीं कि किसी आदमी ने यहाँ पर जीता जागता भूत देखा हो, लेकिन हम फिर भी तहकीकात कर लेते हैं। वो वहां पर गया और वहां पर जाकर के भी उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े। इसी के साथ में उसने गंगा जल का छिड़काव किया। जब उसने गंगा जल को यहाँ पर डाला तो वो गंगा जल में से यहाँ पर धुआं उठने लगा, और ये इंडिकेशन साफ थी कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए था। यहां पर पंडित ने अपनी आंखें बंद करी, कुछ यहां पर वो बड़बड़ाया और हरीश से उसने यहां पर पेपर और पेन मांगा, और यहां पर वो कुछ लिखता चला गया। अजीब सी चीज वो लिखता चला गया जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसने यहां पर कहा कि ये जो आत्मा है ये किसी का कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती, ये किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती। तो हरीश ने पूछा, फिर इसने इतना कुछ हमारे साथ बुरा क्यों किया? पंडित ने यहां पर यह रिवील किया कि अगर आप इसको बुला भी लोगे ये तब भी आपका कुछ बुरा नहीं चाहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सोनू का बुरा चाहती है।
और जो भी इंसान यहां पर सोनू को बचाने की कोशिश करेगा उसको ये मार देगी। मतलब साफ था, जो सोनू की मां थी वो इस बात को समझ चुकी थी, विनीता इस बात को समझ चुकी थी कि सोनू के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पंडित से कांटेक्ट किया और उसके बाद में उनकी ऐसी मौत हो गई। हरीश ने कहा, लेकिन आखिर इस बच्चे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों? तो पंडित ने कहा, इस बच्चे की कहानी इतनी सीधी तो नहीं है। इस बच्चे की आप पूरी कहानी मुझे बताइए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आत्मा चाहती क्या है। उन्होंने बताया कि सोनू बेसिकली जो है ये अडॉप्टेड है और सोनू को उन लोगों ने 2 महीने की उम्र में, जब वो 2 महीने का था, तो एक ऑर्फनेज से उठाया था। बेसिकली उस ऑर्फनेज से उसे लिया था। उसके पेरेंट्स का कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि सोनू के जो फादर थे वो मर चुके थे और सोनू की जो मॉम थी उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कमिट कर लिया था। सुनी सुनाई बात थी। और यहाँ पर जो हरीश और विनीता थे उनके कोई बेबी नहीं हो रहा था, तो उनको एक बच्चा चाहिए था और सोनू को उन्होंने अडॉप्ट किया था। ये सारी बातें सोनू के सामने ही हो रही थी। सोनू इस बात को सुनकर थोड़ा रोया भी, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि वो अडॉप्टेड है। लेकिन कभी भी ना तो विनीता और ना ही हरीश ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। उनके लिए तो वो जान से ज्यादा प्यारा था, चांद का टुकड़ा था। उन्होंने कहा कि फिर क्या दिक्कत हो सकती है कि ये जो आत्मा है ये इस बच्चे के पीछे पड़ी है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। उससे पूछा गया सोनू से अच्छे से कि बेटा तुमने यहां पर क्या क्या किया। तो सोनू ने सारी की सारी बात खोल दी कि भाई हम लोगों ने रात के 3 बजे ये सब कुछ किया था और अमावस्या की रात थी। पंडित ने कहा, जो सोनू ने आखिरी में बात कही थी ना कि यहां पर जिसमें हिम्मत है वो सामने आए और ये सारी बातें कि तुम मेरी आत्मा पे कब्जा कर लो, तुम मेरे ऊपर कब्जा कर लो, ये सारी बातें जो थी, इससे वो आत्मा जो थी वो यहां पे ट्रिगर हो गई। वो सोनू को मारना चाहती है, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि बाकी 3 दोस्त भी तो थे। एक नवीन था, एक प्रवीण था और एक दूसरा दोस्त और था। उनके साथ में कभी कुछ नहीं हुआ। हरीश ने फोन भी लगाया, नवीन से भी बात करी कि बेटा तुम्हारे साथ कभी कुछ अजीबोगरीब हुआ जब से तुमने ये सब काम किया था? उसने कहा नहीं अंकल। ना ही प्रवीण के साथ कभी कुछ अजीब हुआ। बात सीधी थी, जैसा पंडित ने कहा था कि उस आत्मा को बुला भी लोगे तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सोनू से ही लेना देना है। लेकिन क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। पंडित ने कहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये इसकी मां है और ये सोनू को मारना चाहती है। उसने कहा ये सोनू को मारना चाहती है, लेकिन क्यों? आखिर एक मां अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? पंडित ने कहा, देखो 2 रीजन होते हैं जब कोई भी आत्मा किसी जीते जागते इंसान को परेशान करती है। अगर उससे उसका कोई लेना देना है तो या तो चाहत, जैसे कि एक मां है वो ये चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे साथ में रहे, मर करके ये भी खुश रहे और मैं भी। या तो चाहत एक चीज हो सकती है या नफरत। उन्होंने कहा नफरत? कह रहा हां, नफरत भी एक कारण है जिसके चलते शायद वो सोनू को मारना चाहती है। और मुझे लगता है सिर्फ नफरत ही कारण है, क्योंकि अगर वो सचमुच इससे प्यार करती या तो वो इसको मारती नहीं या इसकी गार्डियन एंजल बन जाती, और अगर मारती भी तो सिर्फ इसे ही। और वो जो मौत होती ना, उस मौत के अंदर इस लड़के को दर्द नहीं होता, इसलिए इसकी मां को मारा। जो चीज कहीं से लेकर कहीं तक जायज नहीं है। अब हमें यह जानना होगा कि ये घर जो है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने यहां पर तहकीकात शुरू करी और पता किया कि ये घर किसका है। तो पता लगा ये घर किसी शर्मा का है। शर्माओं के घर पे वो गए। उन्होंने कहा कि हमें भी ये घर किसी ने आज से 7 साल पहले के आसपास बेच दिया था। कुल मिलाकर के 2 ओनर ही रहे थे। सोनू की उम्र महज 15 साल थी। इन लोगों के पास ये घर कुछ 7 साल से था, शर्माओं के पास में। ये कभी इधर रहने आए ही नहीं थे। काफी अमीर लोग थे, इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के रख ली। उससे पहले वालों पर वो गए तो उनको मालूम चला ये घर जो था ये विक्रम के फादर के नाम पर था, और विक्रम वही शख्स थे जो यहां पर सोनू के असली फादर थे। वो थे विक्रम, और उनके फादर के नाम पे ये मकान जो था रजिस्टर्ड था। उन्होंने इस मकान को विक्रम की मौत के बाद में, कुछ वक्त के बाद में बेच दिया था। अब हरीश जो थे उन्होंने ये बात नहीं बताई कि जो सोनू है वो उनका पोता है, डायरेक्टली खून से उसका रिश्ता है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बस यही कहा कि
हमें उस घर में कुछ अजीबोगरीब महसूस होता है, तो हम कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर क्या दिक्कत रही थी, क्या वजह रही थी, और कोई दिक्कत है वहां पर या नहीं है। तो उन्होंने पूरी की पूरी बात यहां पर बतानी चालू कर दी कि जो विक्रम की इधर वाइफ थी, वो विक्रम से हद से ज्यादा प्यार करती थी। तो यहां पर हरीश ने पूछा, अगर हद से ज्यादा प्यार करती थी तो वो मरी क्यों, रीजन क्या है? उन्होंने कहा, बात बेटा बेसिकली ये है कि इसका एक बेटा था जिसका नाम उसने अभी तक रखा नहीं था। 2 महीने का बच्चा था, अभी नाम नहीं रखा था उसने। और रीजन यही था कि वो अपने बच्चे से हद से ज्यादा नफरत करती थी। जैसा पंडित ने कहा था कि ये कोई प्यार तो नहीं, ये नफरत जरूर है। आगे उन्होंने बताना यहां पे शुरू किया कि उसको एक लड़की की कामना थी, वो एक लड़की चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी पहली संतान एक लड़की हो, और जिस डेट को वो यहां पर डिलीवरी चाहती थी, उससे 3 दिन पहले ये लड़का पैदा हुआ था। वो नक्षत्रों में बहुत मानती थी, और उन नक्षत्रों के हिसाब से अगर लड़की पैदा होती तो वो लोग माला माल हो जाते और उनकी जिंदगी एक अलग ही मुकाम पर चली जाती। अब ये लोग जो नक्षत्रों वगैरह में ज्यादा मानते हैं ना, इनके लिए छोटी से छोटी चीज भी बहुत गलत होती है। आप यकीन मानो, अगर आपने चप्पल घर के बाहर उतारी है ना, तो सचमुच ये जो चप्पल है ना, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देंगे। जो हद से ज्यादा इन चीजों में मानते हैं, चप्पल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे कि इसके चलते मनुष्यत घर में ना आ जाए। ये इतने ज्यादा ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि जो किस्मत है वो उनका साथ दे। अब किस्मत साथ दे ना दे, भाई मेहनत तो जरूर देती है। मेहनत से जो लोग मुंह चुराते हैं वो किस्मत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो यही कुछ हुआ, और वो अपने लड़के से नफरत करने लगी। अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था उसे, हद से ज्यादा प्यार था, लव मैरिज थी, और अपने हस्बैंड पे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थी वो। यकीन मानो, वो मां इतनी ज्यादा क्रूर थी कि उसने एक बार अपने बच्चे के, छोटे से बच्चे के हाथ पे यहां पे चीरा मार दिया था। जो दाग आज तक भी सोनू के साथ में था, वो दाग था उसके, उसने यहां पर चीरा मार दिया था, और वो बच्चे को यहां पर जान से मारना चाहती थी। बहुत बार उसने ऐसा किया है। यहां पर जो वो आदमी था जो ये सब कहानी बता रहा था, उसने कहा भी कि बच्चे को भूखा रखती थी, वो बच्चे को साफ नहीं रखती थी, ठंड के अंदर गीले कपड़े उसको पहना दिया करती थी कि लड़का ठिठुर करके मर जाए। वो तो उसका हस्बैंड था जिसको ये सब बातों की न जाने कहां से भनक लग गई। वो लोग अलग ही रहते थे, इस वाले ही घर में रहा करते थे वो। और तब तक ये वाला जो घर था जिसमें सोनू और उसके फादर आज रहते हैं, वो प्रॉपर्टी तब तक बनी नहीं थी, और उस वक्त पर उस इलाके में बहुत कम मकान थे। ये लोग तो अभी ही शिफ्ट हुए थे, तो उस वक्त पर इस इलाके में बहुत कम मकान थे, सिर्फ इन्हीं लोगों का घर था, और इक्का दुक्का और मकान थे। आज से 15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये सारी की सारी बात थी, और उसने ये सब कुछ करने की कोशिश करी, और उन लोगों की हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपने हस्बैंड को कहती थी कि ये लड़का जो है ये शैतान है, और तुम यकीन मानो जब से ये पैदा हुआ है ना, तब से हमारे घर में सब कुछ गलत हुआ है। वो कहते, क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया, मैं तो बहुत खुश हूं, मेरा बच्चा है वो, मेरी जान है वो, और तुम मां की हैवान हो। इतनी घटिया कोई मां कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को मारना तक चाहे। वो कहती है, अभी तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या गलत होगा। अब इत्तेफाक मान लो या कुछ भी मान लो इस बात को, सोनू के पैदा होने के कुछ 15 दिन के बाद में उनकी जो नौकरी थी वो चली गई। हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते थे वो खराब हो गए, और वो इसका ब्लेम सोनू पर डालती थी कि देखो ये पैदा हुआ है ना लड़का, तब से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। वो ये नहीं बोलती थी कि मैं इसके साथ इतना गलत कर रही हूं, मैंने इतनी नफरत यहां पर घोल दी है अपने पति के मन में जिसके चलते रिश्ते खराब हुए। वो कहती ये पैदा हुआ है तब से ऐसा हुआ है। हर बार उस लड़के को कर्ज करती थी, उसका हाथ तक भी उसने काट डाला था, और ये चीज जो थी ये उसके हस्बैंड को नागवारा थी। वो अपने बेटे को लेकर के घर से चला गया। उसने कहा, मैं अपने बच्चे को कहीं अलग पाल लूंगा, लेकिन तुझ जैसी डायन के साथ में इसको नहीं रखूंगा। तू मां नहीं है। अरे डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तू तो अपने ही घर में अपने ही खून के साथ ऐसा कर रही है। तू मां कैसे हो सकती है, तू जल्लाद है, जल्लाद। उसने बहुत सुनाया, हाथापाई भी हुई, थप्पड़ भी मारे उसने अपनी वाइफ को, और उसके बाद वो चला गया। वो जा रहा था, और जिस ऑटो से वो अपने बच्चे को लेकर के जा रहा था, वो ऑटो रास्ते में पलट गया, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर विक्रम थे उनकी डेथ हो गई। सोनू यहां पर घायल हो गया था। सोनू के पैर पर आज भी एक निशान था, एक कट का निशान था, बेसिकली टांके वगैरह आए थे उस 2 महीने के बच्चे को। उससे पहले उसका हाथ काटा था उसने।
और वो तभी आए थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब जैसे ही ऑटो पलट गया, विक्रम की डेथ हो गई और ऑटो वाला बच गया और सोनू भी बच गया था। सोनू को न जाने किसने ऑर्फनेज में डाल दिया, शायद वो ऑटो वाला ही था, उसने उसको ऑर्फनेज में रख दिया होगा। उस आदमी ने ये चीज रिवील करी कि ये जो औरत थी ये काले जादू भी करती थी। इसने कई बार काले जादू का भी सहारा लिया ताकि इसकी किस्मत सही हो जाए, और ये सारी चीजें इसके मरने के बाद पता लगी थी। इसने बेसिकली अपने डेथ लेटर में ये चीज लिखी कि जो विक्रम है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसने उसके ऊपर भी काला जादू करवाया था, और ये काला जादू इसने ऐसा करवाया था जिसके चलते विक्रम की भी डेथ हो जाती और सोनू की भी डेथ हो जाती। और उसका ये मानना था कि मरने के बाद में विक्रम और वो औरत जो है वो एक साथ रह पाएंगे, ये उसका मानना था। विक्रम की मौत हो गई और विक्रम का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। जब उस औरत के घर पे गए ये लोग, मतलब विक्रम के फादर गए और देखना चाहा उन्होंने कि उनकी बहू की क्या हालत है, तो वो औरत पंखे से लटक चुकी थी और डेथ लेटर में उसने सारी चीज मेंशन करी थी। यहां पर हम दोनों की लड़ाई होती थी, वो लड़का जो था इसका रीजन था। उनके दादा ने बेसिकली, सोनू के जो असली दादा थे, उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी सोनू को, लेकिन वो कभी नहीं मिला, कभी भी सोनू किसी को नहीं मिला। उन्होंने मान लिया था कि सोनू भी उस एक्सीडेंट में मर चुका है, क्योंकि उसने ये बात बोली थी अपने लेटर में कि इधर हस्बैंड भी मरेगा और उसका बेटा भी। अब असली बात तो यही थी कि सोनू जो था वो अडॉप्टेड था और वो हरीश के साथ रहता था। तो उन्होंने इस बारे में सच तो नहीं बताया कि सोनू जिंदा है या क्या है, उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने ये तक भी कहा, जो इधर सोनू के असली दादा थे, उन्होंने ये तक भी कहा कि उसके घर के अंदर काले जादू का सामान मिला। उसका जो दीवान था, जो उसका बेड था बेसिकली, उसके अंदर काले जादू का सामान था, और इसकी खबर विक्रम को कभी थी ही नहीं। और बहुत अजीब व गरीब काले जादू का सामान था। इंसानी खोपड़ी, इसी के साथ साथ कुछ हड्डियां, इंसानी हड्डियां भी मिली थी, कुछ यहाँ पे सिंदूर वगैरह, काला कपड़ा, लाल कपड़ा, सड़ा हुआ नींबू, सड़ी हुई प्याज, कुछ मांस के टुकड़े, ये सारी चीजें उस दीवान के अंदर मिली थी। और इसी के साथ साथ विक्रम की भी फोटो थी और उस बच्चे की भी, उस नवजात की भी फोटो थी। यानी कि ये बात सच थी कि उसने ये काला जादू करवाया था। ऑल्दो जो उसकी ये मान्यता थी कि विक्रम मरने के बाद में भी उसके साथ रहेगा, ये चीज कभी सच नहीं हुई, क्योंकि विक्रम को यहां पर मुक्ति मिल चुकी थी। उस औरत का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया था और यह मान लिया गया था कि वो औरत जो है उसको भी मुक्ति मिल चुकी है। सोनू की तो कभी डेड बॉडी मिली नहीं थी, तो उसका तो जीते जी श्राद्ध किया गया था, जीते जी श्राद्ध एक बच्चे का। तो यही पूरा का पूरा किस्सा था। पंडित ने यही बात बोली वहां से, घर से बाहर आते हुए, कि वो जो औरत है वो सिर्फ और सिर्फ सोनू को मारना चाहती है। उसको यही लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे सोनू जिम्मेदार है। अब सोनू को पंडित ने कहा था कि इसको मंदिर में रहने दो। जब वो बात करने के लिए वहां पे गए थे तो उन्होंने यहाँ पर उसको मंदिर में ठहरा दिया था कि यहाँ पर इसको रहने दो। अब वो लोग वापस आए तो मंदिर से उसको लेकर के आ गए। वो पंडित ने यहाँ पर कुछ उपाय बताए कि भाई ये सब कुछ हमें करना होगा और ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये सोनू की मौजूदगी में नहीं होंगी, क्योंकि ये बच्चा काफी ज्यादा छोटा है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सफेद जादू नहीं होगा, काला जादू भी किया जाएगा। उस आत्मा को यहाँ पर अच्छे से ट्रिगर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ये चीज हमें करनी होगी। काफी सारा सामान और काफी सारी सामग्री वो लोग लेकर के आए थे कि किसी तरीके से उसको यहाँ पर बांधा जाए, उसको मुक्त करवाया जाए। और सोनू को ऊपर उन्होंने उसके कमरे में छोड़ दिया। पंडित ने कहा था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है और सोनू यहाँ पर सोता रहेगा, 2-3 घंटे के अंदर अंदर क्रिया खत्म हो जाएगी। वो लोग सामान लेकर के आए और जब उन्होंने यहाँ पर पूजा शुरू करी तो उन्हें यहाँ पर सोनू के चीखने की आवाज सुनाई दी उसके कमरे से। वो लोग ऊपर गए और उन्होंने देखा कि सोनू का कमरा बंद है और सोनू का जो कमरा था उसके बाहर था लोहे का गेट, तो तोड़ना उसको बहुत मुश्किल। वो यहाँ पर खटखटाते रहे गेट को, बेटा क्या हुआ, बेटा बता, बेटा क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। वो कह रहा पापा पापा कोई औरत है, वो चीख रही है, बहुत तेज चीख रही है, मेरे कान में से खून निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा तेज चीख रही है, मुझे मारना चाहती है, मुझे बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो। वो यही सब कुछ बोल रहे थे कि इतने में उनको यहां पर आवाज आई किसी की छत से गिरने की। अब सोनू यहां पर ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, उसके ऊपर थी छत। वो लोग यहां पर नीचे गए और उन्होंने देखा नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से कोई सामान गिरा था और जीता जागता कोई इंसान गिरा था। तो उन्हें यहां पर लगा यहां पे तो कोई है ही नहीं, आखिर ये आवाज किसकी थी। पंडित ने कहा ये ट्रैप है और हमें वापस से सोनू के कमरे में जाना है। वो सोनू को यहां पर मारना चाहती है, वो सोनू को यहां पर फेंक देगी, हमें जल्दी से ऊपर भाग करके जाना है।
वो लोग ऊपर भाग करके जैसे ही जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने अपने कदम मोड़े और यहां पर वो भागना शुरू किए, इतने में उन्हें दिखाई दिया कि सचमुच जो सोनू है वो छत से नीचे गिर गया। अब वो छत पे कैसे पहुंचा, कौन उसको लेकर के आया, ये किसी को नहीं पता। सोनू नीचे गिर गया, सर फट गया, खून उसके इधर से निकल रहा था। ऑन स्पॉट लड़के की डेथ हो गई। जो वो आत्मा चाहती थी वो हो गया। वो उसके कमरे में गए तो दरवाजा खुला हुआ था और इसी के साथ साथ कुछ खून की बूंदें भी पड़ी थी। जैसे कि उसने कहा था कि मेरे कान से खून निकल रहा है, वो खून की बूंदें पड़ी थी और वो खून की बूंदें खिंच चुकी थी। लाइन जो थी वो जमीन पर खिंच चुकी थी, यानी कि कोई उसको रगड़ते हुए लेकर के गया और वो जो खून था काफी कम निकला था, कान से काफी कम खून निकला था। वो खून जो था वो सीढ़ियों से ऊपर ऊपर जा रहा था और बाद में उसके दाग मिट गए थे। यानी कि इतनी सी मूवमेंट के अंदर मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर अंदर उस औरत ने सोनू को मार डाला और सोनू, जिसकी कोई गलती लगभग थी ही नहीं, वो यहां पे मर गया। पंडित ने यहां पर एक चीज की और रिवीलेशन करी। उसने ये भी कहा कि ये जो आत्मा है ये किसी भी तरीके से सोनू तक पहुंच ही जाती। जब आपने एक घर लिया था ना, ये तभी से सोनू के पीछे पड़ चुकी थी। तो यहां पर जो सोनू का दोस्त था नवीन, उसने यहां पर यह बात रिवील करी कि सोनू मुझको यह बात बोलता था कि उसको ऐसा लगता है कि यह घर उसको बुला रहा है। यह बात सच थी कि वो घर उसको सचमुच बुला रहा था और यकीन मानो उसको बचपन से ऐसे सपने आते थे कि वो किसी घर के अंदर ट्रैप है और उसे कोई औरत यहां पे मारना चाहती है। बचपन से उसको ये सपने आते थे, जबकि उसने वो घर कभी देखा नहीं था। सिर्फ 2-4 गली दूर था वो घर। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई औरत उसको मारना चाहती है। वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। वो आत्मा उसको मारे बिना सुकून से रहती ही नहीं और उसने वही किया जो इधर वो कर सकती थी। इसके बाद में सोनू का यहाँ पे क्रियाक्रम किया गया और पूरे अच्छे रीति रिवाजों से क्रियाक्रम किया गया और पंडित ने यहाँ पे आश्वासन दे दिया कि सोनू की आत्मा जो है वो यहाँ पर आजाद हो चुकी है। वो भटकेगी नहीं, कभी नहीं भटकेगी और वो आत्मा आजाद हो चुकी है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम किसी और पंडित को बुला लो। तो वहां पर वो केरला से एक पंडित को बुला करके लाए थे। उनकी मान्यता थी कि केरला में एक बहुत महान पंडित रहता है। उसने भी ये बात बोल दी कि उसको मुक्ति मिल चुकी है। सोनू के फादर का कभी उसके बाद में उस घर में मन नहीं लगा। वो सिर्फ उस औरत को कर्ज कर सकते थे, सिर्फ श्राप दे सकते थे, लेकिन क्या ही हो जाता। ना ही कभी उस औरत ने कभी उनको परेशान किया। हरीश से उस औरत की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ सोनू को मारना चाहती थी। पहले सोनू की मां को मारा और उसके बाद सोनू को। इसके बाद में वो इस घर से मूव आउट कर गए और वापस से अपने पुराने घर में, आज से जो 4 गली दूर के आसपास कुछ था, वहां पे चले गए और आज भी वो वहीं रह रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उस घर में, जो हरीश का घर था, उधर किसी बच्चे की रोने की आवाज उन्हें सुनाई देती है और वो आवाज जो है वो उसी डेट को 19 मार्च को, ठीक 19 मार्च को सुनाई देती है, क्योंकि 19 मार्च वाले दिन ही सोनू की मौत हुई थी। ये बात बहुत फेमस हो गई। इस बारे में जब हरीश को पता चला, वो भी गए 19 मार्च को उस घर में गए। उन्होंने कभी वो घर नहीं बेचा, आज भी उनके पास में है वो घर। 19 मार्च को वो उस घर में रहे और यही चीज उन्होंने महसूस करने की कोशिश करी कि आज सचमुच मेरा बच्चा जो सोनू है उसको मुक्ति मिली है या नहीं। लेकिन यकीन मानो, उन्हें कोई भी एहसास नहीं हुआ। पंडित के साथ साथ तांत्रिकों को भी बुलाया गया, अघोरियों को भी बुलाया गया। वहां से भी बात कर ली गई कि यहां पर उस लड़के की आत्मा तो नहीं भटक रही। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़के को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन लोग जो है वो शायद या तो सदमे में है या मन घड़ंत किस्सा बना रहे हैं, जिसके चलते ये बात पॉपुलर हो गई। अब जो चला गया है उसको तो वापस लेकर के नहीं आया जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि सोनू को मुक्ति मिल चुकी है। वो यहां पर नहीं भटक रहा। उस औरत का क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ना ही कभी भी हरीश ने उस औरत से बदला लेने के बारे में सोचा और ना ही ये सोचा कि उसको मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि पंडित ने यह बात बोली थी कि इस औरत को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये भटकती रहेगी, ये किसी का बुरा भी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये भटकेगी जरूर। इसको जो चाहिए था वो इसने पा तो लिया, लेकिन इसकी सजा यही है कि ये मुक्त नहीं हो पाएगी जब तक कोई इसको मुक्त ना कराना चाहे। ये मुक्त नहीं हो पाएगी चाहे कुछ भी कर ले, और ये हमेशा ऐसे ही भटकती रहेगी। तो एक हरीश को सेटिस्फैक्शन भी है
कि वो औरत जिसको ये सब कुछ लगता था कि मरने के बाद में वो अपने हस्बैंड के साथ में रीयूनाइट कर जाएगी, अपने बच्चे को मार देगी तो शायद से वो मुक्त हो जाएगी, ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ और वो आज भी भटक रही है। लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उनके हिसाब से बस वो घर आज भी हॉन्टेड हाउस ही है और वहां पर वो लोग मानते हैं कि कोई औरत रहती है जो यहां पर लोगों का बुरा करना चाहती है। लेकिन सच उनको नहीं पता, सच सिर्फ उनको सोनू के बारे में ही पता है। और सोनू के जो किस्से हैं वो 2 के 4, 4 के 8 होकर के समाज में फैल चुके हैं और हरीश चाहते हुए भी इस अफवाह को बंद नहीं करवा सकते। तो यही था पूरा का पूरा किस्सा जो यहां पर हुआ था सोनू के साथ में। एक 15 साल का बच्चा जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आप मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे DM कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।